Hello students, good morning. Today we are starting chapter number 1 of your economics book, that is development. So before starting chapter, I am discussing the topics you have to read in this chapter. There are three topics which you have to understand. First is perspective on development. पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपको क्या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का इसमें पढ़ना है. सेकंड है कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट. कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट में आ जाएगा आपके जो इंडिकेटर्स मतलब जिनसे हमें पता पड़ता है कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट. मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट में आ जाएगा कि हमें मेथड्स डेवलपमेंट की कैसे कौन सी मेथड्स होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट हो गया है. ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स. फर्स्ट इन्होंने एक पॉइंट लिया है कि पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज़ विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर. हमेशा कोई भी पर्सन हो वो उन चीज़ों को ढूंढता है, उन थिंग्स को ढूंढता है जिससे उसकी सारी एस्पिरेशंस और सारी डिज़ायर्स फुलफिल हो, सारी इच्छाएं पूरी हों, मतलब उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले, उन चीज़ों को ढूंढता है. इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पर्सन के एस्पिरेशंस को और डिज़ायर को तो पूरा कर देती हैं पर दूसरे के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है. सपोज़ आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में एक लेबर काम करता है. लेबर क्या चाहता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, और आप क्या चाहते हो कि कम वेजेस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम निकालें. तो दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो गए. ऑनर का अलग गोल हो गया, अलग एस्पिरेशन, अलग डिज़ायर हो गई, और आपके लेबर की अलग डिज़ायर हो गई. तो हमें दो पॉइंट मेन समझ में आते हैं कि डिफरेंट पर्सन can have different developmental goals, and second point, what may be developmental goal for one may not be the development goal for other. हर पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं. एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता. सो अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. डेवलपमेंटल गोल, डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. कैसे? क्योंकि इन्होंने बोला है कि हर पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल. एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक पीपल टू पीपल वो डिफरेंट होते हैं. एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे लिया है कि एक गर्ल है, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. एक शहर में रहने वाली लड़की है, ऑलरेडी रिच फैमिली है उसकी, तो वो क्या चाहेगी, क्योंकि उसे अच्छी एजुकेशन, पैसा तो मिल ही रहा है, इसके अलावा वो ये चाहेगी उसे बहुत फ्रीडम मिले. अब उसकी डिज़ायर किसके लिए हो जाएगी, फ्रीडम के. जितनी फ्रीडम उसके भाई को मिली है वो यही चाहेगी उतनी फ्रीडम उसको भी मिले. एंड शी विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन द लाइफ. और अपने लाइफ में जो करना चाहती है वो कर ले. पर अगर आप विदेश जाना चाहती है स्टडीज़ के लिए तो वो विदेश चली जाए. पर अगर आप बात करते हैं एक उस लड़की की जो गाँव में रहती है, रूरल एरिया में रहती है और वो रिच नहीं है, वो क्या चाहेगी, वो यही चाहेगी कि कम से कम उसे स्टडी करने का मौका तो मिले. क्योंकि वो लड़की गांव में रह रही है और गांव की कंडीशन इंडिया की सबको पता है कैसी रहती है. वहाँ तो पढ़ाई करने भी लड़कियों को नहीं मिलता. विदेश छोड़ जाने की बात तो अलग है, कम से कम उसे स्टडी मिले, थोड़ा बहुत फ्रीडम गांव के हिसाब से तो मिले. ये है डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल फॉर डिफरेंट पीपल्स. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स. इसमें इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है कि व्हाट पीपल डिज़ायर. डिज़ायर मतलब जो चाहते हैं, वो जो इच्छा है. व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क. कोई भी बंदा हो या कोई भी पर्सन हो वो क्या चाहेगा कि उसको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप और अदर प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस. इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम. क्या चाहते हैं, उनको नियमित काम मिलता रहे, नियमित वेजेस मिलती रहे, मजदूरी मिलती रहे, और उनकी जो इनकम है वो परमानेंट बनी रहे. ऐसा ना हो सोर्स ऑफ इनकम उनका बदल जाए. नेक्स्ट इन्होंने बोला है पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर. क्या चाहते हैं लोग इनकम के अलावा? जब आपको कहीं जॉब मिलेगा तो आप क्या देखोगे, सिर्फ इनकम देखोगे क्या? नहीं, इनकम के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं. वो क्या क्या है, जैसे गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेटिस्फैक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, रिस्पेक्ट. ये सब चीज़ें जो होती हैं इनकम के साथ साथ चलती हैं. हालांकि ये नॉन मटेरियल थिंग्स है, पर इनकम मटेरियल थिंग है, पर इनका हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट होता है. इन सम केसेस देयर मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. मनी से आप हर चीज़ नहीं परचेज, मनी से आप हाँ बाय कर सकते हो कई चीज़ें, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मनी
मनी से नहीं खरीद सकते हो। जैसे आप किसी का फ्रीडम मनी से नहीं खरीद सकते, आप किसी की डिज़ायर्स मनी से नहीं खरीद सकते, इनको कभी मनी से नहीं खरीदा जा सकता। यही कारण है कि मनी मटेरियल थिंग तो है, पर बाकी चीज़ें भी हैं जिनका हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है, जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते पर दे आर इफेक्टेड। सो हम ये कह सकते हैं कि मनी एक ऐसा मटेरियल थिंग है जिससे हम कई चीज़ें बाय तो कर सकते हैं, पर हमारी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड नहीं हो सकती है। हमें लाइफ को जीने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए नॉन मटेरियल थिंग्स, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। देयर आर मैनी थिंग्स दैट नॉट ईजिली मेजर्ड, पर आप कभी फ्रीडम को ईजिली मेज़र नहीं कर सकते। मनी को तो आप मेज़र कर सकते हो, आप सिक्योरिटी को मेज़र नहीं कर सकते। हाउ एवर इट वुड बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट वॉट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ें जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल सेटिस्फैक्शन, इन चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते तो इनकी कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी मनी की वैल्यू है उतनी ही इन चीज़ों की भी वैल्यू है। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक फॉर द मिक्स ऑफ गोल। सिर्फ इनकम के लिए नहीं सर्च करते, वो एक मिक्स ढूंढते हैं इनकम के साथ साथ इन चीज़ों का। द डेवलपमेंटल गोल दैट पीपल आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो द बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट देयर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। वो सब मिक्स ऑफ गोल्स को सर्च करते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। मतलब एक तरह से हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को कि हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या कोई स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र और बिहार हैं या महाराष्ट्र और गुजरात हैं, तो हम इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे और अलग अलग उनसे जानकारी लेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो सब अपने अपने व्यू के हिसाब से, अपने अपने नोशन के हिसाब से अलग अलग आंसर देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि अगर जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है तो वो कंट्री डेवलप्ड है। कुछ कहेंगे कि जिस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है, जहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कुछ डिफरेंस है, वो कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कुछ कहेंगे कि जहाँ मृत्यु दर ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, वो कंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक कंट्री है। मतलब हर पर्सन अपने हिसाब से कुछ अलग अलग व्यू देगा। पर यहाँ हम बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी कंट्री को, डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं या डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, तो हमें उनकी इनकम को कंसीडर करना है। फॉर कंपेयरिंग कंट्री देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलपिंग है और ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है। पर इनकम के अलावा कई पॉइंट होते हैं जिनको बेसिस मान के हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने आपको दिया है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम जो है एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। एवरेज इनकम मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम मेजर्स मतलब ये नापता है द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन गिवन एरिया, सिटी, रीजन, कंट्री इन अ स्पेसिफाइड ईयर। एक साल में किसी एक अगर आप दो सिटी को कंपेयर कर रहे हो तो दो सिटी ले सकते हो, दो एरियाज रीजन को कंपेयर कर रहे हो तो दो रीजन ले सकते हो, आप दो कंट्री को, सपोज मैं अमेरिका और इंडिया को कंपेयर कर रही हूँ, तो एक साल में वहाँ के लोगों की इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, उससे हम मेज़र करेंगे कि कंट्री डेवलप्ड है या कंट्री डेवलप्ड नहीं है। अब ये पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? तो सिंपल फंडा है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब एक तरह से फॉर्मूला हो गया पीसीआई, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द पीपल्स ऑफ दैट एरिया डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। फॉर्मूला टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो आप उस जगह की एवरेज इनकम, उस कंट्री की एवरेज इनकम को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट है डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट या कंपैरिजन टूल जिसको कहते हैं वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फर्स्ट क्या था? पर कैपिटा इनकम, अब नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, इट इज़ अ कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फुल नेम याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, थ्रू इट्स एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मतलब क्या हुआ, जो यूएनडीपी है एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट में रहता क्या है, हर साल ये पब्लिश होती है। इट कंटेन्स मेजर पैरामीटर्स सच एज लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ,
life, levels of literacy and per capita income which are used to measure the development of the countries. क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? जो UNDP है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री. अब वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं? जैसे लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, लेवल ऑफ लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम, दीज आर यूज्ड फॉर टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज. नेक्स्ट होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अब ये क्या होता है? या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो IMR, it indicates the number of children who die. Number of children who die before the age of 1 year as the proportion of 1000 children born in that particular area. आप एक एरिया का डाटा लेंगे, वहाँ 1000 में से इसका कंपैरिजन होगा कि 1000 जो बच्चे हैं जो 1 साल से कम की एज में हैं, उनमें से कितने बच्चों की मौत हो गई जो 1 साल की एज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं. उसका जो रेशियो निकलेगा वो कहलाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि उन बच्चों को प्रॉपर पोषण, प्रॉपर न्यूट्रिशन कभी नहीं मिल पाता है, इस वजह से उनकी मौत हो जाती है. 1 साल के नीचे जो बच्चों की मौत हो जाती है इन कंपैरिजन टू द पर 1000 लिव चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो. जो नेक्स्ट इंडिकेटर है डेवलपमेंट को मेज़र करने का वो है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर. लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. 7 साल या 7 साल से ऊपर वाली एज में कितना प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन का है वो लिटरेट है, उसके बेसिस पे मेज़र करेंगे. जैसे हम कहते हैं कि केरला जो स्टेट है वो लिटरेसी रेट में नंबर 1 है, क्योंकि वहाँ 7 साल और 7 साल से ज़्यादा के एज ग्रुप के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंस रेशियो. इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15. एज ग्रुप क्या लेना है? 14 एंड 15 who attending school as the percentage of total number of children in the same age group. उनका comparison करना है. It is the total number of children of the age group 14 and 15 who attending school as the percentage of total number of children in the same age group. उनके same age group में कितने लोग attend कर रहे हैं क्लास को, उसके बेसिस पे जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट अटेंडेंस रेशो. ये सारे इंडिकेटर्स थे डेवलपमेंट को मेजर करने के. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि आप रिसोर्सेज का यूज़ तो करें पर हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका यूज़ कर पाए. इसका मतलब हुआ कि हम सारे रिसोर्सेज को अपने लिए ही, क्योंकि हमें क्या है रिसोर्सेज अपने फोर फादर्स से मिले हैं, सारे हम ही यूज़ कर लेंगे तो हम अपने चिल्ड्रंस के लिए या हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या देंगे? कुछ नहीं. इट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हैम्परिंग द एनवायरमेंट. आप इन्वायरमेंट को क्षति पहुँचाए बिना रिसोर्सेज का यूज़ करें तो वो कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. हम अपनी नीड्स को तो सेटिस्फाई करें ही करें, इसके साथ साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी हम रिसोर्सेज की व्यवस्था करके रखें. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अपने लिए यूज़ कर लिया है, और ऐसा अगर हमारे फोर फादर्स सोचते तो हमें भी कोई रिसोर्सेज अभी नहीं मिलता और हम भी इधर उधर भटक रहे होते. एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसा कि आप जानते हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. अगर हमने कोई तरीका फाइंड आउट जब तक नहीं किया ऑयल का, नेचुरल ऑयल का, जो क्रूड ऑयल हमको मिलता है, तब तक हम उसका यूज़ करेंगे, कंटिन्यू उसको ही एक्सप्लोरेशन करेंगे, ऑल द टाइम हम उसको एक्सप्लॉय करते रहेंगे. तो ऐसे क्या होगा? वो हम तो यूज़ कर लेंगे पर हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या वो बचेगा? पता नहीं. अगर नहीं बचा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? एक रिपोर्ट आई थी क्रूड ऑयल रिजर्व की कंट्रीज़ की, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें जो रिजर्व है 2016 का डाटा है 1000 मिलियन बैरल्स. कितना? 800,000 मिलियन बैरल्स अभी है. तो अब वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक चल सकता है? ये बोल रहे हैं लगभग 70 ईयर्स तक वो रहेगा और 70 ईयर्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट इन्होंने एक और रिपोर्ट दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कि वहाँ पे जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है वो कितना है? 48,000 मिलियन बैरल्स. वो कब तक चलेगा? लगभग 11 ईयर्स तक रहेगा उसका रिजर्व, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट स्पॉइलिंग द इन्वायरमेंट. दिस इज मेन फैक्टर.
अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पे। जैसे इन्होंने एक फर्स्ट पॉइंट उठाया है, सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। अभी मैंने आपको क्रूड ऑयल के एक एग्जाम्पल से बताया कि जिस तरह से हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट ने एक वार्निंग सिग्नल दिया है कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। रिसोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय नेचर एज इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। इससे थर्ड इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, विच इज़ ऑन एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 14 पे। ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन वॉट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय रेन वाटर, देन वी वुड आर ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज। जो रेन से जितना भी पानी धरती को मिलता है, जो बारिश का पानी धरती एब्जॉर्व करती है, उससे ज़्यादा अगर हम धरती से निकाल लेंगे पानी, उससे क्या होगा कि जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कंटिन्यू जाता जाएगा, डाउन होता जाएगा, और पूरी जो ज़मीन होगी वो सूख जाएगी, क्योंकि आप ओवर यूज़ कर रहे हो ना ग्राउंड वाटर का। और ग्राउंड वाटर के ओवर यूज़ से ये होगा कि धरती का पानी एक दिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जो कि चेन्नई में हो चुका है। चेन्नई में ट्रेन्स के टैंकर के थ्रू पानी पहुंचाया गया था लास्ट ईयर। नेक्स्ट इन्होंने बताया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नॉन स्पेसिफिक। इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन, ये किसी एक कंट्री या किसी एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये पूरे विश्व का मुद्दा है। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज़ करें, फालतू जाया उनको ना करें बिल्कुल भी। जो हमारे साइंटिस्ट ने, जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने, जो हमारे फिलोसफर्स ने हमें वार्निंग सिग्नल दिया है, सोशल इवेंट, सोशल इश्यूज जो बताए हैं, उन पे हमें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अदरवाइज जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है वो कुछ रिसोर्सेज का यूज़ ही नहीं कर पाएगी और उन रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं कर पाएगी। ये आपकी जो बुक का ये लास्ट टॉपिक था, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद मैं आपको कुछ नोट्स भी सेंड करूँगी, और उसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सेंड करूँगी। तो आप उनको रीड करिए, समझिए, और जो भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।